नमस्कार। मैं आपको कक्षा 12 के लिए दिगंत भाग 2 पढ़ाने वाला हूँ। कक्षा 12 दिगंत भाग 2 हिंदी। मैं इस पुस्तक के सारे पाठों को आपको पढ़ाऊँगा और उम्मीद करता हूँ कि मेरा पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आएगा। आपने इंग्लिश पढ़ाते हुए मुझे देखा है, मेरा वीडियो देखा है और उम्मीद कीजिए कि हिंदी भी आपको अच्छी लगेगी। तो इसी उम्मीद के साथ मैं इसको आरंभ करता हूँ। सबसे पहले ये देखते हैं कि इस पुस्तक में क्या लिखा है। तो पहला तो आपको यही लिखा है कि दिगंत है, भाग 2 है, 12वीं कक्षा की हिंदी पाठ्य पुस्तक है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं तो ये गद्य खंड मिला अनुक्रमणी में, जिसमें पहला पाठ आपको बातचीत है, यह निबंध है। इसके लेखक हैं, निबंधकार हैं बालकृष्ण भट्ट। ठीक है। इसके बाद हम लोग इसको आज पढ़ेंगे। काव्य खंड में सबसे पहली जो कविता है वो है मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित कड़बक। ठीक है। उसके बाद ये पद सूरदास का, तुलसीदास का, नाभादास का छप्पय। तो मेरे दोस्तों, बिना वक्त को बर्बाद किए हम लोग सीधे विषय वस्तु पर आते हैं और देखते हैं कि मैं कहाँ तक आपको इस वीडियो के माध्यम से सहायता पहुँचा सकता हूँ। सबसे पहला जो यह है लाइन, ये देखा जाए, गद्य लिखना भाषा को सार्वजनिक करते जाना है। रघुवीर सहाय का विचार है कि गद्य लिखने से भाषा सार्वजनिक होती है। सार्वजनिक होती है मतलब हम जो लिखते हैं, लेखक जो लिखते हैं, उसे पूरा समाज पढ़ता है, उसमें विचार होते हैं, उनसे पूरा समाज लाभान्वित होता है। तो भाषा क्या है, हमें सार्वजनिक बनने में सहायता करती है। तो गद्य लिखना भाषा को भी सार्वजनिक बनाने जैसा है, रघुवीर सहाय का ये विचार। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब ये देखते हैं कि बालकृष्ण भट्ट के विषय में इस पुस्तक में क्या लिखा है। मेरे दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि बहुत कुछ कहने से एग्ज़ाम में नंबर नहीं आते। एग्ज़ाम में नंबर तभी आते हैं, परीक्षा में आपको अच्छे अंक तभी मिलेंगे जब आप हूबहू विषय वस्तु पर केंद्रित हों। अर्थात विषय वस्तु का मतलब है जो पाठ्य पुस्तक में लिखा है वह आपको निश्चित रूप से याद होना चाहिए। इधर उधर बहुत ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है। आपके सामने जो चैप्टर होता है, जो पाठ है, आप उसे आत्मसात करें, इतना आपको अंक लाने के लिए पर्याप्त है। तो मैं सबसे पहले आपको श्रीमान बालकृष्ण भट्ट के विषय में जानकारी प्रदान करता हूँ जो इस किताब में लिखा हुआ है। जन्म उनका हुआ था 23 जून 1844 को। निधन हुआ 20 जुलाई 1914 को। निवास स्थान इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। माता पिता पार्वती देवी एवं बेनी प्रसाद भट्ट। पिता एक व्यापारी थे और माता एक सुसंस्कृत महिला, जिन्होंने बालकृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन की रुचि एवं लालसा जगाई। प्रारंभ में संस्कृत का अध्ययन 1867 में प्रयाग के मिशन स्कूल से एंट्रेंस की परीक्षा दी। वृत्ति मतलब पेशा, रोजगार इन्होंने क्या किया तो 1869 से 1875 तक प्रयाग के मिशन स्कूल में अध्यापन किया। 1885 में प्रयाग के CAV स्कूल में संस्कृत का अध्यापन किया। 1888 में प्रयाग की कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज में अध्यापक नियुक्त हुए, किंतु उग्र स्वभाव के कारण नौकरी छोड़नी पड़ी और उसके बाद से लेखन कार्य पर ही निर्भर रहे। विशेष परिस्थिति, पिता के निधनोपरांत पैतृक व्यापार संभालने के नाम पर गृह कलह का सामना किया। पैतृक घर छोड़कर घोर आर्थिक संकट से जूझते हुए हिम्मत से काम लिया और साहित्य के प्रति समर्पित रहे। इन्होंने घर में जब जिम्मेवारी संभाली तो गृह कलह का सामना हुआ। तो गृह कलह भी होते हैं, घरेलू झगड़े होते हैं। इन्होंने सबका सामना किया और अंत में
एक अच्छे साहित्यकार समर्पित हुए, साबित हुए। रचनात्मक सक्रियता, रचनात्मकता के लिए इन्होंने क्या क्या किया वो यहाँ पर है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से हिंदी वर्धिनी सभा प्रयाग की ओर से 1877 में हिंदी प्रदीप नामक धार्मिक पत्रिका मासिक पत्र निकालना प्रारंभ किया। इसे वे 33 वर्षों तक चलाते रहे। इसमें नियमित रूप से सामाजिक, साहित्यिक, नैतिक, राजनीतिक विषयों पर निबंध लिखते रहे। तो उन्होंने पत्रिका में किन विषयों पर लिखा? सामाजिक विषय पर, साहित्यिक विषय पर, नैतिक विषय पर और राजनीतिक विषयों पर उन्होंने निबंध लिखे। 1881 में वेदों की युक्तिपूर्ण समीक्षा की। वेद में कुछ लोगों को लगता है कि विश्वास की बात होती है, इन्होंने उस पर युक्तिपूर्ण रीजन के आधार पर, तर्क के आधार पर उसकी समीक्षा की। 1886 में लाला श्रीनिवास दास के संयोगिता स्वयंवर की कठोर आलोचना की। जीवन के अंतिम दिनों में हिंदी शब्दकोश के संपादन के लिए श्याम सुंदर दास द्वारा काशी आमंत्रित, किंतु अच्छा व्यवहार न होने पर अलग हो गए। यह उनका स्वभाव था। उनके व्यक्तित्व में यह हमें झलक मिलती है, उनका स्वाभिमान निखर कर आता है। रचनाएं: उपन्यास रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान एक सुजान, गुप्त वैरी, रसातल यात्रा, उचित दक्षिणा, हमारी घड़ी, सद्भाव का अभाव। नाटक उन्होंने लिखे: पद्मावती, किरातार्जुनीय, वेणी संहार, शिशुपाल वध, नल दमयंती या दमयंती स्वयंवर, शिक्षादान, चंद्रसेन, सीता वनवास, पतित पंचम, मेघनाद वध, कट्टर सोम की एक नकल, वृहन्नला, इंग्लैंडेश्वरी और भारत जननी, भारतवर्ष और कली, 2 दूरदेशी, एक रोगी और एक वैद्य, रेल का विकट खेल, बाल विवाह आदि। प्रहसन, कॉमिक, जैसा काम वैसा परिणाम, नई रोशनी का विश्व, आधार, आचार विडंबन आदि। निबंध: 1000 के आसपास निबंध, जिनमें 100 से ऊपर बहुत महत्वपूर्ण। भट्ट निबंधमाला नाम से 2 खंडों में एक संग्रह प्रकाशित। तो ये सारा कुछ है। तो मेरे दोस्तों, जब आप तैयारी करते हैं किसी लेखक के विषय में, तो उनके विषय में उनका जन्म और मृत्यु की तिथि याद कीजिए, अच्छी बात है, लेकिन वो उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि उनकी जो रचनाएं हैं वो। तो अब तक जो हम लोगों ने देखा उनके विषय में, वो क्या है कि वो एक ऐसे साहित्यकार हैं जो निबंधात्मक लेख लिखते हैं। मतलब यह है कि वो आलोचनात्मक लिखते हैं। साहित्य की एक विधा होती है आलोचना। आलोचना कोई नेगेटिव चीज़ नहीं है, यह भी एक पॉजिटिव चीज़ है। तो आलोचना करने से व्यक्ति किसी साहित्य की वस्तु को, किसी पाठ को, किसी कृति को वह सही माने में किस पोजीशन के लायक है उसके विषय में टिप्पणी करते हैं, उसके स्थान को निर्धारित करते हैं। तो ये आलोचक का कार्य बहुत बड़ा कार्य होता है, और अच्छा आलोचक होने के लिए व्यक्ति को अच्छा साहित्यकार होना चाहिए। तो बालकृष्ण भट्ट आधुनिक हिंदी गद्य के आदि निर्माताओं और उन्नायक रचनाकारों में एक हैं। इसका मतलब है कि आदि निर्माताओं मतलब आरंभिक हिंदी गद्य के निर्माताओं में, शुरुआती लोगों में बालकृष्ण भट्ट का नाम आता है। उन्नायक मतलब इसके विकास के लिए कार्य करने वाले रचनाकारों में एक हैं। वे भारतेंदु युग के प्रमुख साहित्यकारों में से हैं। भारतेंदु युग में जो प्रमुख साहित्यकार थे उनमें एक नाम बालकृष्ण भट्ट का भी है। वे हिंदी के प्रारंभिक युग के प्रमुख और महान पत्रकार, निबंधकार तथा हिंदी की आधुनिक आलोचना के प्रवर्तकों में अग्रगण्य हैं। उन्होंने आधुनिक हिंदी साहित्य को अपने प्रतिभाशाली, जनधर्मी व्यक्तित्व और लेखन से एक नवीन धरातल, नवीन दिशा और नया रंग, रूप और मानस दिया। ये उनके लेखन की खूबी है। उन्होंने साहित्य को नवीन धरातल दिया, नवीन दिशा दी, नया रंग, रूप
और मानस दिया, चिंतन दिया। निश्चय ही इस महान युगांतरकारी कार्य में वे एकाकी नहीं थे, उनके जैसे और लोग भी थे, पर उनका स्थान इससे कम नहीं हो जाता है, छोटा नहीं हो जाता है। स्वयं भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, प्रेमधन राधाचरण गोस्वामी और अनेक महान साहित्यकार उनके साथ थे, किंतु यह एक सर्वसम्मत स्थापित मान्यता है कि अपने युग के सर्वाधिक सक्रिय, मुखर और प्रदीर्घ समय तक सुदृढ़ निष्ठा के साथ तेजस्वी लेखन द्वारा साहित्य सेवा करते रहने वाले समर्पित साहित्यकार थे बालकृष्ण भट्ट। वे मुखर वक्ता थे, अपने समय में वह आवाज़ उठाने में आगे रहते थे। भारतेंदु युग के 2-3 प्रमुख साहित्यकारों में एक, जिनके अनवरत लेखन से भारतेंदु युग का रचनात्मक युग व्यक्तित्व निर्मित हुआ तथा आगे के द्विवेदी युग का मूलाधार निर्मित हो सका। द्विवेदी युग के लिए बेस बनाया उन्होंने। साहित्य केवल कल्पना, विलास और मनोरंजन की वस्तु नहीं है, अपितु वह जन समूह के चित्त के विकास का संवाहक है। श्रीमान भट्ट जी बोलते हैं, जन समूह, आम जन समुदाय के हृदय का विकास भी लेखन के द्वारा होना चाहिए। तो ये एक गाइडलाइन देने वाले साहित्यकार थे। इस साहित्य को समाज में उत्थान का माध्यम मानते हैं। वैचारिक उन्नति भी मनुष्य का होना चाहिए, ये साहित्य की जिम्मेवारी है और जन संस्कृति के विकास प्रवाह का मूर्त वांगमय उपादान है, जो गहन लोक संपृक्ति से उपजता और दिशा पाता है। बिना समाज के सहयोग के, बिना समाज की समस्या को समझे हुए, बिना समाजोपयोगी कार्य किए हुए कोई लेखन जनवादी हो ही नहीं सकता। और उन्होंने जन चेतना को विकसित करने के लिए साहित्य की उपयोगिता को स्वीकार किया। यह बोधपूर्ण प्रधान मान्यता भारतेंदु युग के साहित्य से बनती है और इसके दृष्टाओं में बालकृष्ण भट्ट प्रमुख हैं। आधुनिक हिंदी नवजागरण और राष्ट्रीय आंदोलन के दौर में नए सिरे से अपनी भाषा और साहित्य की मौलिक लोकवादी प्रकृति एवं जातीय निष्ठा की पहचान करते हुए तदनुरूप दिशा और प्रवाह देने का कार्य जिन महान लेखकों ने अपनी रचनात्मक गतिविधियों द्वारा संपन्न किया, उनमें भट्ट जी विशेष रूप से स्मरणीय हैं। तो ये महान थे, इसमें कोई शक नहीं। इनका साहित्य जनवादी होते हुए भी राष्ट्रीय आंदोलन को सपोर्ट करता है, सहयोग करता है। हिंदी नवजागरण के ये पुरोधा थे। तो बालकृष्ण भट्ट इन दृष्टियों से भारतेंदु युग के एक मूर्धन्य एक साहित्यकार थे। बालकृष्ण भट्ट गद्यकार थे, गद्य लिखते थे। ये कविताएं नहीं लिखते थे। अपनी अभिरुचि और मानस प्रतिभा से परिवेश और यथार्थ से संपूर्ण सरोकार रखने वाले लेखक पत्रकार, यथार्थ वस्तु स्थिति समाज की क्या है उसको ये हाईलाइट करने वाले व्यक्तित्व थे। उनके गद्य की भाषा और कला की जड़ें भी परिवेश और यथार्थ में ही थीं। लोक व्यवहार में बोलचाल, बातचीत और अभिव्यक्ति में मूर्त भाषा और कला ही उनके गद्य का कलेवर बन जाती है। ये उनकी खूबी है। लोक व्यवहार में बोलचाल, बातचीत और अभिव्यक्ति में मूर्त भाषा और कला ही उनके गद्य का कलेवर बन जाती है। तो भाषा उनकी पहचान रही है। अभिव्यक्ति को उन्होंने मजबूती प्रदान की भाषा के द्वारा, गद्यात्मक शैली के द्वारा। वह नव जागरण और स्वाधीनता संघर्ष का दौर था, जिसमें भीतरी और बाहरी, स्वदेशी और विदेशी शक्तियों से टकराव और संघर्ष ही जागरूक गद्य लेखक की नियति थी। उस वक्त के सारे लेखक स्वदेशी, विदेशी, बाहरी, भीतरी ताकतों के विषय में लिखते थे। यह टकराव और संघर्ष भट्ट जी के लेखन में आंतरिक दृढ़ता, तेज और तेवर बनकर उभरता है। भट्ट जी ने हिंदी प्रदीप में पूरे अधूरे अनेक उपन्यास लिखे, नाटक और प्रहसन लिखे, किंतु निबंध ही उनकी वह अपनी विधा है जिसमें उनका अभिप्रायपूर्ण सोद्देश्य लेखन पूरी शक्ति, सामर्थ्य और वैभव के साथ प्रकट हुआ है। सामयिक समस्याओं पर उन्होंने जमकर लिखा है।
सामाजिक समस्याएं, बाल विवाह, स्त्री शिक्षा, महिला स्वातंत्र्य, राजा प्रजा, कृषकों की दुर्वस्था, अंग्रेजी शिक्षा, सुशिक्षितों में परिवर्तन, देश सेवा, अंधविश्वास आदि विषयों पर उन्होंने खूब लिखा। विविध मनोभावों और भाषा साहित्य के विषयों पर भी खुलकर लिखा। भाषा साहित्य का क्या क्या विषय हो सकता है और भिन्न भिन्न प्रकार की मनोवृत्तियाँ जो इंसान के अंदर होती हैं, उनके साहित्य में इन मुद्दों को भी मुखरता मिली है। व्यक्तित्व व्यंजक, आत्मपरक, कलात्मक निबंध भी उन्होंने इतने लिखे कि उनकी संख्या सैकड़ों में है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंधकार के रूप में उन्हें अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है। रामचंद्र शुक्ल जी जो बहुत बड़े आलोचक थे हिंदी साहित्य के, उन्होंने इनकी तुलना एडिशन और स्टील से की है, जो अंग्रेजी साहित्य के महान विद्वान थे। यहाँ प्रस्तुत बातचीत शीर्षक निबंध उनके निबंधकार व्यक्तित्व और निबंध कला के साथ साथ भाषा शैली का भी प्रतिनिधित्व करता है। ये जो हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद पाठ बातचीत, इसमें बातचीत के महत्व को उन्होंने हमारे सामने हाईलाइट किया है, उजागर किया है। उन्होंने बताया है उस चैप्टर में, पाठ में, कि बातचीत करने की कला मनुष्य के अंदर की एक कला है। जब हम लोग टीचर ट्रेनिंग करते हैं, शिक्षक प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं, तो उसमें पढ़ना होता है कि भाषा की कुशलताएं। तो भाषा की कुशलताएं पढ़ाते समय ये बताया जाता है कि भाषा के 4 कार्य हैं मूल रूप से। वह हैं सुबोपल्ली, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। तो बातचीत शीर्षक पाठ में जो निबंध है, लेखक महोदय ने बातचीत के महत्व को हमारे सामने इतना महत्व दिया है कि वह एक प्रमुख बिंदु के रूप में उजागर होता है। व्यक्तित्व का विकास बातचीत करने की कला से संबद्ध है। और बातचीत करने का मतलब ये नहीं है कि हम लंबे चौड़े व्याख्यान दें और वाक्पटु हों, यह तो है ही। इसके अलावा कभी कभी मौन रहना भी महान बातचीत करने का लक्षण है। प्रभावी संवाद अदायगी कभी कभी चुप रहने से भी होती है। तो बातचीत नामक शीर्षक पाठ में हम इन बातों पर अध्ययन करेंगे। अब ये देखते हैं कि इस महान साहित्यकार के विषय में रामविलास शर्मा के विचार क्या हैं। श्रीमान शर्मा जी ने कहा है कि उनकी वास्तविक प्रतिभा, भट्ट जी की वास्तविक प्रतिभा एक अध्ययनशील विद्वान और तीक्ष्ण बुद्धि आलोचक की है। उन्हें हिंदी आलोचना का जन्मदाता कहना अनुचित न होगा। क्रिटिसिज्म आलोचना के विषय में भट्ट जी का योगदान बहुत बड़ा है। धर्म और दर्शन को सामाजिक विकास की कसौटी पर कसकर बालकृष्ण भट्ट ने प्रगतिशील आलोचना की नींव डाली थी। इन्होंने धर्म और दर्शन में भी जो हाइपोथेटिकल बातें हैं, कपोल कल्पनाएं हैं, उनसे हट करके उनको उन्होंने सामाजिक विकास की कसौटी पर कसने का प्रयास किया। ये महान धर्म ग्रंथों को जनवादी बनाने की उनकी पहल थी। और रामविलास शर्मा ने ऐसा अगर कहा तो बिल्कुल ठीक कहा। तो मेरे दोस्तों, इसके बाद के वीडियो में मैं आपको पाठ पढ़ाऊंगा, तो उसका इंतजार करें। ये पहला वीडियो आपकी सेवा में समर्पित है। उम्मीद करता हूं कि पसंद आएगा, और जैसा भी लगे आपको, आप प्लीज़ कमेंट करेंगे। आपके टिप्पणियों का मैं सहृदय से स्वागत करता हूं। आपने अपना समय दिया, इसको देखा, धन्यवाद।